हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायो ज्ञान के एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रिकैप करेंगे, यानी कल जो हमने पढ़ा था उस लेक्चर का थोड़ा सा शॉर्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्या किया था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन। तो पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। और पढ़ा था हमने भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? भ्रूण कोश पढ़ाता है। क्या होता है ये गुरु बीजाणु जनन, तो आपको बताया था। मेन बात याद रखनी पहले, ये जो गुरु बीजाणु है ये क्या है? क्या है? फीमेल यानी कि मादा युग्मक होता है। ठीक है बेटा, जो गुरु बीजाणु है वो क्या है? मादा युग्मक है। रंग बीजाणु क्या होता है? नर युग्मक होता है। जो कहाँ पर बनता है? जो परागकोश में बनता है। किसके अंदर? लघु बीजाणु के अंदर बनता है। तो गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मक है। और ये कहाँ बनता है? ये बनता है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। अंडक के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? बीजांड पाया जाता है। ठीक है, अंडक के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। और इसी बीजांड में पाई जाती है बहुत सारी गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, इसी बीजांड में क्या बहुत सारी गुरु बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें से एक कोशिका क्या कर रही थी? बहुत सारा पोषण ले रही थी और अपने आकार है वो क्या कर रही थी? बड़ा कर ले रही थी। इस कोशिका को क्या कह रहे थे हम? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या हमने इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है बेटा, एक कोशिका है जो किसकी? बीजांड की एक कोशिका क्या कर रही है? पोषण ले रही है और क्या हो रही है? अपना आकार बड़ा कर ले रही है। उसको हम कह रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने? 4 गुरु बीजाणुओं का क्या कर रही थी? निर्माण कर रही थी। ठीक है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर रही थी। इसी क्रिया को हम क्या कर रहे थे? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहता हमने? गुरु बीजाणु जनन कहा था। ठीक है बेटा, ये पढ़ लिया था हमने। आपको बताया था कि ये जो गुरु बीजाणु होते हैं उसमें से क्या हुआ था? जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ठीक है, जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं ये क्या करते हैं? अपना पोषण इस पहले वाले गुरु बीजाणु को दे देते हैं और ये तीनों खत्म हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु बचता है जिसके पास क्या होता है? इन तीनों का भी पोषण होता है। इस गुरु बीजाणु कहते हैं हम क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसको क्या कहते हैं हम? क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम? क्रियाशील गुरु बीजाणु। आगे आपको बताया था जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, अब ये क्या करेगा? अपने अंदर केंद्रक विभाजन कर रहा था। ठीक है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये क्या करेगा? अपने अंदर केंद्रक विभाजन करेगा। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे। ठीक है, 2 केंद्रक से आगे जाके 4 केंद्रक बनेंगे। ठीक है, और ये 4 केंद्रक है वो क्या बनाएंगे? 8 केंद्रक बनाएंगे, जिसमें से 3 केंद्रक ऊपर की ओर जा रहे थे, 2 बीच में थे और 3 केंद्रक नीचे की ओर पे है। ये हुआ था है। और लास्ट में जाकर क्या हो रहा था? कोशिका विभाजन हो रहा था है। लास्ट में जाकर क्या हुआ था? यहाँ पर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हुआ था। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है? जो प्रत्येक केंद्र के ऊपर एक व्यक्ति आ जाती है। प्रत्येक केंद्र के ऊपर क्या? एक व्यक्ति आ जाती है। और बीच वाली जो कोशिकाएं थी, यानी बीच में जो कोशिका थी, बीच में जो कोशिका थी ये वाली, ठीक है, इसमें कितने केंद्र थे? इसके अंदर 2 केंद्र थे हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या था? जो ये जो संरचना बेटा है, ये जो संरचना बनी है जिसमें कितने? 7 कोशिकाएं हैं तुम्हारी। ये जो संरचना है जिसमें क्या है? 7 तुम्हारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, 7 कोशिकाएं हैं और क्या है? 8 केंद्रक हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक। कैसे? 3 केंद्रक नीचे, 3 कोशिकाएं नीचे, 3 केंद्रक ऊपर, 3 कोशिकाएं ऊपर, और बीच में 2 केंद्रक हैं और कोशिका कितनी है? केवल एक है। तो ऐसे क्या? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हुए। यही संरचना क्या कहलाती है? हमारी भ्रूण कोश। ठीक है, यही संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। ठीक है बेटा, इतना हमने कल पढ़ लिया था। आपको आगे ये भी बताया था जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं उनका क्या नाम था? प्रत्याशांत कोशिकाएं। जो नीचे वाली 3 कोशिकाएं हैं उसमें से जो साइड वाली जो कोशिकाएं हैं, साइड वाली, उनको कहते हैं सहायक कोशिका। जो बीच में बड़ी वाली कोशिका, इसको नाम दे देते हैं अंड कोशिका। ये तीनों आपस में मिल जा रही थी, क्या बन रहा था? अंड समुच्चय बन रहा था। बीच में जो केंद्रक होते हैं उनको कहते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक, बीच में होते हैं, ध्रुव की ओर होते हैं। और ये जो कोशिका होती है उसको हम केंद्र की कोशिका कहते हैं या फिर ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इतनी बात हमने कल पढ़ ली थी बेटा है। आज हमको क्या करना है? नया टॉपिक पढ़ना है। और आपने ये सब लिखा ही होगा पहले, तो अब हम अपना क्या करेंगे? आज का लेक्चर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक बेटा, चलो।
आज हमको पढ़ना है कि परागण क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम का, परागण। ठीक बेटा, परागण क्या होता है? ये परागण है। तो आपको हमने बताया था क्या होता है। जो भी पुष्प होता है, पुष्प के अंदर एक तो नर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर कहते हैं। उसी पुंकेसर के अंदर क्या होता है? लघुबीजाणु धानी होती है। उसी लघुबीजाणु धानी के अंदर क्या परागकण बनते हैं। लघुबीजाणु बना था, वही आगे चलकर क्या हुआ था? अपना कोशिका विभाजन करके परागकण बना था। तो सीधी सी बात, परागकण। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था हमने? मादा जनन तंत्र पढ़ा था, जिसमें ये स्त्री केसर पढ़ा था हमने, स्त्री केसर पढ़ा था। ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला है, इसको हम क्या कह रहे थे? इसको नाम दिया था हमने वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। और यही जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पर पुंकेसर है। और पुंकेसर ये है, यानी कि ये मेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है। ये इसके अंदर क्या होगा? परागकण बनेंगे, परागकण बनेंगे। ठीक है बेटा, क्या बनेंगे? परागकण। ठीक है, ये क्या है? वर्तिका है। इसके अंदर जो परागकण बन रहे हैं, उन परागकणों को यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। सीधी सी बात। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन? परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? परागण कहलाती है। ठीक है, परागण कहलाती है। क्या हुआ? जो भी पुष्प होता है, पुष्प के अंदर जो भी नर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो भी परागकण बनेंगे, उन परागकणों को यहाँ तक पहुंचाने, यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब क्या होता है? जो परागण होता है बेटा, ये 3 टाइप का होता है। परागण है वो कैसा? 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्वपरागण। स्वपरागण। नंबर 2 आता है बेटा हमारे पास सजात पुष्पीय परागण। ठीक है, सजात पुष्पीय परागण। और नंबर 3 आता है बेटा पर परागण। तीनों ये वाले टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से, कंपटीशन लेवल के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको सही से सुनने हैं। क्या होता है? हमने आपको बताया कि जो भी परागकण बनते हैं, उन परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, सीधी सी बात क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। उस परागण क्या होता है? जो परागण है वो 3 तरीके का होता है, स्वपरागण, सजात पुष्पीय परागण और पर परागण। ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में बहुत कम पूछा जाता है। या तो स्वपरागण पूछा जाता है या पर परागण। ठीक है बेटा, अब देखेंगे हम एक एक करके देखेंगे। स्वपरागण क्या है, सजात पुष्पीय परागण क्या है, ये पर परागण होता क्या है बेटा है। तो जैसे कि आप बात करेंगे स्वपरागण की, जैसे कि हमने माना कि एक हमारे पास क्या है? एक पौधा है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एक पौधा है। ठीक है, इसके ऊपर लगे हुए हैं पुष्प, फूल लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, एक फूल ये रहा हमारे पास। ठीक है, एक फूल ये रहा हमारे पास, एक फूल ये रहा। ठीक है, ये समझना बात, सब लोग थोड़ा गौर करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक फूल है, एक फूल है, एक ही पौधा है। ठीक है, एक पौधा है, एक पेड़ है, किसका भी पेड़ समझ लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर जो क्या लगे? फूल लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। आपको पता है पुष्प द्विलिंगी भी होते हैं, एक लिंगी भी। द्विलिंगी का मतलब ऐसे फूल जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर नर जनन तंत्र भी होगा और मादा जनन तंत्र भी होगा, उनको हम द्विलिंगी कहेंगे। एक लिंगी जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल, यानी कि या तो नर जनन तंत्र होगा या तो मादा जनन तंत्र होगा, उसको कहते हैं हम एक लिंगी है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो पेड़ है वो हमारे पास कैसा है? द्विलिंगी है। इसके जो फूल है वो कैसे हैं? द्विलिंगी है। ठीक है बेटा, यानी कि नर जनन तंत्र भी है और मादा जनन तंत्र भी है इसके अंदर है। अब देखना बात वो है, जब भी पुष्प द्विलिंगी होता है उसके अंदर नर जनन तंत्र भी ये वाला यानी कि पुंकेसर भी होता है और मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री केसर भी होता है। और जो परागकण है वो कहाँ बनते हैं? इसके अंदर बनते हैं, पुंकेसर के अंदर बनते हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या थी? परागकणों को कहाँ? वर्तिकाग्र तक भेजना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब सुनना बात को, स्वपरागण का मतलब क्या है? स्वयं में परागण करा देना। स्वपरागण का मतलब स्वयं में परागण करा देना है। तो इसका मतलब होता है जब भी किसी पौधे के, एक ही पेड़ के, ठीक है, जब भी किसी पेड़ के, यानी एक ही पौधा है और इसके एक ही पुष्प है। ठीक है, ये यही वाला पुष्प है, इसमें नर जनन तंत्र भी है, इसके अंदर मादा जनन तंत्र भी है। तो एक ही पेड़ के एक ही फूल के
एक ही फूल के उसी के पुंकेसर के पराकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। सीधी सी बात बेटा है। क्या हुआ, ये जो हमारे पास फूल था ये एक ही पौधे पर पाया जा रहा है, इसके अंदर, इस फूल के अंदर नर जनन तंत्र भी है, मादा जनन तंत्र भी है। तो इसी फूल के परागण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी स्वपरागण कहलाती है। यानी कि क्या हुआ, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, हमारा स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या है, हमारा स्वपरागण है। ठीक है बेटा, इसमें क्या हुआ, एक और से ध्यान लगे थोड़ा सा है। क्या हुआ, एक हमारे पास पेड़ है, उसमें एक फूल पाया जा रहा है, उस फूल के साथ दो लिंगी फूल है, उसमें नर जनन तंत्र भी और मादा जनन तंत्र भी। तो एक ही पेड़ के एक ही फूल में दोनों चीजें पाई जा रही है, नर जनन तंत्र भी, मादा जनन तंत्र। उसी फूल के परागकोश से परागकणों का है, यानी कि पुंकेसर से परागकणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाना है। यानी कि स्वयं के फूल का ही, स्वयं के परागकोश का ही, स्वयं के परागकणों का ही क्या पर स्वयं ही वर्तिकाग्र पर गिर जाना क्या कहलाता है, हमारा स्वपरागण कहलाता है बेटा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आपको कंफ्यूजन इसमें किसी कंफ्यूजन, अब अगर अभी भी कंफ्यूजन होगी तो आप मन लगा कर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है बेटा। इसमें क्या समझना, एक ही पेड़ है और उसी का फूल है, उस फूल के अंदर नर जनन तंत्र भी है, मादा जनन तंत्र भी है। तो उसी एक ही फूल के जो नर जनन तंत्र होता है उसमें जो परागकण बनेंगे उसका उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरना है, उसी फूल के मादा जनन तंत्र पर गिरना क्या कहलाता है, हमारा स्वपरागण कहलाता है। सिंपल सी बात बेटा। ठीक है, चलो आगे हमको पढ़ना है कि जो सजात पुष्पीय परागण है वो क्या है? सजात पुष्पीय परागण क्या है, चलो बात करते हैं। देखो सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास ये वाला पौधा है, ठीक है, ये वाला पौधा है, इसमें क्या हुआ, एक इस पे ये फूल ये है, एक फूल ये है। पर अब क्या होगा, स्वपरागण में क्या हुआ, जो फूल है वो द्विलिंगी होंगे, यानी कि वो जो एक पेड़ है उसके फूल के ऊपर नर जनन तंत्र भी है और मादा जनन तंत्र भी है। पर अगर ऐसा पेड़ जिसके ऊपर क्या है, दो तरीके के फूल पाए जा रहे हैं, मेल वाले अलग पाए जा रहे हैं, फीमेल वाले अलग पाए जा रहे हैं, यानी कि जो फूल है वो वैसे हैं एक लिंगी फूल है अगर, ठीक है, एक लिंगी फूल है। ठीक है बेटा, एक लिंगी फूल है तो क्या होगा, यानी कि ये जैसे मान लेते हैं हम ये वाला मेल वाला भाग है, इसके अंदर क्या है, परागकोश पाया जा रहा है, इसके अंदर स्त्री केसर नहीं पाया जा रहा। और ये वाला भाग है यहाँ पर स्त्री केसर पाया जा रहा है पर परागकोश नहीं पाया है। तो इस मतलब पेड़ एक ही होना चाहिए पर फूल अलग अलग होने चाहिए, एक ही पेड़ के हैं। तो यहाँ के जो परागकण है वो इसी पेड़ की वर्तिकाग्र पर गिर जाए। ठीक है, पेड़ एक ही है बस फूल अलग अलग है। ठीक है, पेड़ एक ही है पर क्या है, फूल अलग अलग है। तो एक जो फूल है जो नर वाला उसके परागकणों का उसी पेड़ के किस पर गिरना, उसी पेड़ के दूसरे फूल, उसी पेड़ के दूसरे फूल मादा फूल के कहां पर गिर जाना, वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। क्या था बेटा, एक ही पादप के एक पुष्प से परागकणों का ठीक है, परागकणों का उसी पादप के अन्य पुष्प पर गिरना क्या है बेटा, सजात पुष्पीय परागण कहलाता है, अन्य पुष्प पर गिरना। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो स्वपरागण में क्या था, एक ही पेड़ था और एक ही फूल था जिसके अंदर नर जनन तंत्र भी था, मादा जनन तंत्र भी था। ठीक है बेटा, तो अगर दोनों एक ही में द्विलिंगी फूल है तो यानी कि उसके जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी परागकण बनेंगे उनको कहां पर गिरा देना, वर्तिकाग्र पर गिरा देना। एक ही पौधे के अंदर है, एक ही पौधे के एक ही फूल के अंदर है, दोनों चीजें हैं। ऐसा परागण क्या था, हमारा स्वपरागण था। सजात पुष्पीय परागण में क्या हुआ, जो पौधा है वो तो हमारा कैसा है, पौधा है, एक ही पौधे पर दो तरीके के फूल पाए जा रहे हैं। यानी कि एक अगर या तो किसी फूल के अंदर नर जनन तंत्र होता है या तो मादा जनन तंत्र होता है, तो ऐसे फूलों कहते हैं एक लिंगी फूल है, क्योंकि वो एक ही पौधा है पर फूल अलग अलग हैं। तो जो मेल वाले फूल हैं उनके अंदर जो परागकण बनेंगे उसका उसी पादप के किसी दूसरे किस पर गिरा देना, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर गिरा देना क्या कहलाता है, हमारा सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आगे हमको जानना है पर परागण का दूसरा मतलब होता है जैसे दूसरे पौधे पर गिरा देना है। यहाँ पर क्या होगा, पर परागण में जैसे कि हमारे पास दो पौधे हैं, ठीक है, हमारे पास दो पौधे हैं,
इस पर एक पुष्प ये लगा है, एक पुष्प ये लगा है, ठीक है बेटा, एक पुष्प ये, एक पुष्प ये है। तो क्या होगा यहाँ पर जो एक पादप है उसके पुष्प होगा, यहाँ की यहाँ जो ये वाला पेड़ है यहाँ का, यहाँ पर जो पेड़ पाया जा रहा है, इस पेड़ के ऊपर जो पुष्प पाया जा रहा है, इस पेड़ के ऊपर जो फूल पाया जा रहा है, उसके परागकणों का किसी दूसरे पेड़ पर गिरा देना, उसके परागकणों का किसी दूसरे पेड़ पर गिरा देना क्या कहलाता है, हमारा पर परागण कहलाता है, पर परागण कहलाता है। पर कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये होती है जैसे कि ये पौधा हमारा गुलाब का है, तो दूसरे जिस पर परागकण गिर रहे हैं वो भी गुलाब का ही होना चाहिए, ये गुड़हल का है तो ये भी गुड़हल का ही होना चाहिए है, तभी क्या होगा, तभी परागण होगा है। वरना अगर परागकण गिर भी जाएंगे तो क्या होगा, वो आगे जनन नहीं करेगा, वो कैसे आगे प्रोसेस होती है वो हम बाद में बात करेंगे है। तो आप 1 मिनट में दोबारा समझेंगे। देखो स्वपरागण में मैंने आपको क्या बताया, एक ही पौधा था और एक ही पौधे पर पुष्प पाए जा रहे थे द्विलिंगी है, तो उसी पुष्प के उसी के परागकोश से उसी के वर्तिकाग्र पर परागकणों का गिरना क्या था, हमारा स्वपरागण था। सीधी सी बात, सजात पुष्पीय परागण में क्या हुआ, एक ही पौधा है पर पुष्प अलग अलग है, यानी कि एक पुष्प के परागकोश से उसके परागकणों का उसी पेड़ के किसी दूसरे पुष्प पर परागकणों का गिरना क्या था, हमारा सजात पुष्पीय परागण था। पर क्या हुआ, दूसरा हमारा पर परागण में एक पौधा है जिसके ऊपर दूसरा फूल लगा है, उसके परागकणों का किसी दूसरे पेड़ के परागकणों, दूसरे पेड़ के पुष्प पर गिर जाना, परागकणों का क्या था, हमारा पर परागण था है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बताई हमने आपको कि अगर परागकण किसी दूसरे पौधे पर जा रहे हैं तो पौधे समान जाति के होने चाहिए, यानी कि गुड़हल के पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के ऊपर गिर रहे हैं तो वो दूसरा पौधा गुड़हल का ही होना चाहिए। गुलाब के पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे पर गिर रहे हैं तो वो दूसरा पौधा भी गुलाब का ही होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये कंडीशन थे हमारे पास है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं, चलो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। सिंपल टॉपिक है पर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, टॉपिक सिंपल है पर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है। तो हम नंबर 1 पढ़ेंगे फिर से स्वपरागण को डिटेल से। नोट्स साथ के साथ लिखते जाया करिए, वरना नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। स्वपरागण में क्या था, एक ही पुष्प के एक ही पुष्प के एक ही उसके जो एक ही पौधा है, एक पौधा है उसी का एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का गिरना है। एक ही पादप के परागकोश से परागकणों का उसी पादप के वर्तिकाग्र पर गिरना, ठीक है बेटा, क्या है हमारा स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। उसी वर्तिकाग्र पर गिरना क्या है, हमारा स्वपरागण, गिरना स्वपरागण है, ठीक है। अब देखो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हमको पढ़ना है कि स्वपरागण होने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है। अनुकूल परिस्थिति यानी कि जब केवल स्वपरागण ही होगा, ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जब केवल स्वपरागण ही होगा है, तो ऐसी परिस्थितियों को बोलते हैं हम स्वपरागण के लिए अनुकूल का मतलब सीधा सा मतलब जो हमारे लिए अच्छे है। हमारे लिए अच्छी चीज क्या है, मौसम है वो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, खाना टाइम पर मिलना चाहिए, पानी हमको टाइम पर मिलना चाहिए, रहने की सुविधा हमारी होनी चाहिए, यानी कि सभी ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन के लिए सही है उनको कहते हैं अनुकूल परिस्थिति। तो सेम यहाँ पर क्या है, स्वपरागण के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उस टाइम केवल स्वपरागण होगा है, उस टाइम केवल क्या होगा, उस टाइम केवल स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण के लिए क्या है बेटा, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। तो क्या होती है अनुकूल परिस्थितियां, हम एक एक करके नंबर 1 करके पढ़ते जाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पर आप लोगों ने देखो आपको बताया था स्वपरागण हो रहा था, वो पौधा कैसा था, वो पौधे के अंदर यानी कि नर जनन तंत्र भी था, मादा जनन तंत्र भी था। स्वपरागण हो रहा था जिस पुष्प के अंदर, यानी कि स्वपरागण में आपको बताया एक ही पौधे के एक ही पादप के या एक ही पौधे के परागकोश से परागकणों का उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरना, उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरना है। तो वही एक ही पौधा है, उस पर एक ही पुष्प है यार, उसी के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या था, हमारा स्वपरागण था है। तो स्वपरागण में सीधी सी बात क्या आती है, आप लोगों ने बहुत किया कि जो पुष्प था उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम भी था है, यानी उसके अंदर मादा जनन तंत्र यानी कि हमारा कौन सा जायांग या फिर स्त्री केसर भी था, और दूसरा पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र हमारा क्या था, पुंकेसर या परागकोश भी था, यानी कि जो पुष्प था वो कैसा था हमारा द्विलिंगी था। ठीक है, द्विलिंगी था। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब होता है यानी कि जिसके अंदर नर और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हो। ठीक है बेटा, अब आगे वाली परिस्थिति आती है हमारी समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता। ठीक है बेटा, अब क्या होता है सर ये समकाल परिपक्वता? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जायांग को पढ़ा था, यानी कि स्त्री केसर को पढ़ा था है। ये हमारे स्त्री केसर होता है, इसी के पास में क्या लगे होते हैं हमारे, यानी कि अगर पौधा द्विलिंगी है, सीधी सी बात, द्विलिंगी पौधे में क्या होता है, स्वपरागण होता है। तो यानी कि ऐसा पेड़ होगा जिसके पुष्प कैसे होंगे, जिस पुष्प जो पुष्प कैसा होगा द्विलिंगी हो, उस पुष्प द्विलिंगी का मतलब यानी कि उस पुष्प के अंदर नर जनन तंत्र भी और मादा जनन तंत्र भी है। तो क्या होगा, ये वाली ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर नर जनन तंत्र भी हमारा और मादा जनन तंत्र भी है। तो जैसे इस पुष्प के अंदर क्या परागकण बने हैं, परागकण बने, उसी समान टाइम पर, उसी सेम टाइम पर क्या होना चाहिए, ये जो वर्तिकाग्र है ये भी परिपक्व हो जाना चाहिए, ताकि ये परागकणों को अंदर अपनी ओर खींच सके। ठीक है, यानी समकाल परिपक्वता का मतलब है समान काल में समय, यानी कि समान समय पर क्या होने चाहिए, ये दोनों यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कैसे परिपक्व हो जाने चाहिए, एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हो जाने चाहिए। अगर क्या हुआ बेटा, ये जो है हमारा परागकोश, इसके अंदर परागकण बन गए। ठीक है, पुष्प द्विलिंगी हमारे पास, इसके अंदर परागकण बन गए, पर ये उत्तरदायी नहीं हुआ, यानी कि जो वर्तिकाग्र है इसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि अभी परागकणों को ग्रहण कर सके। तो क्या होगा, इसके जो परागकण है वो भ्रष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जब ये परिपक्व हुआ तब इसके अंदर परागकण नहीं बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो, तो जो भी द्विलिंगी पादप होते हैं, जो ऐसी यानी कि जो समकाल परिपक्वता ऐसी परिस्थिति है कि जब भी पौधा है उसका पुष्प है, दोनों उसके यानी कि वर्तिकाग्र और उसका पुंकेसर दोनों कैसे परिपक्व हैं, दोनों एक दूसरे के परागकणों को ग्रहण कर सकते हैं। इस परिस्थिति का कहते हैं हम समकाल परिपक्वता कहते हैं। इस समकाल परिपक्वता में क्या हुआ, दोनों चीजें समान समय पर परिपक्व हो गई हैं, इसको कह रहे हैं हम समकाल परिपक्वता। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे थर्ड परिस्थिति होती है हमारे पास अनुन्मील्य। ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प। ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प। अनुन्मील्य पुष्प का क्या होता है, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, यानी कि क्या था आपको बताया था कि बीच में क्या होता है, हमारा जायांग होता है, बाह्य दल होते हैं, रंग बिरंगी पत्तियां हैं, सबसे बाहर बाह्य दल होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे जिसके जो बाह्य दल हैं वो हमेशा कैसे होंगे, उसके बाह्य दल हमेशा बंद होते हैं, जिसके बाह्य दल हमेशा बंद होते हैं। तो हमेशा बाह्य दल बंद है, यानी कि वो बंद है, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या है, अंदर परागकोश भी है और स्त्री केसर भी है। तो बाहर सीधी सी बात है, अगर परागकण बनेंगे तो बाहर तो वैसे ही नहीं जा पाए, तो उसके जो परागकण अंदर बने वो अंदर उसी वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो ये परिस्थिति यानी कि अनुन्मील्य पुष्प, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद होते हैं। ठीक है, बंद होते हैं पुष्प, जिसकी पंखुड़ियां बंद होती हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे। फोर्थ परिस्थिति आती है, फोर्थ कंडीशन आती है हमारे पास कलिका परागण, कलिका अवस्था परागण, कलिका अवस्था परागण। ठीक है, कलिका अवस्था का मतलब क्या होता है, जब पुष्प बहुत छोटा होता है, तो आप लोगों ने देखा जब पुष्प बहुत छोटा तो वो बंद होता है, ग्रीन कलर की बाहर से पंखुड़ियां यानी कि बाह्य दल होते हैं, उनसे बंद होता है। सीधी बात, अनुमूल्य पुष्प की तरह ये यहाँ पर भी है। तो जब बंद है पुष्प, बाहर से बंद है पुष्प, तो अंदर ही उसके स्त्री केसर पाया जाएगा, अंदर ही उसका जाएंगे वो पुंकेसर पाया जाएगा। तो जब अगर परागकण बनेंगे भी तो इसी के ऊपर गिर जाएंगे, यानी कि परागकणों को बाहर जा ही नहीं पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, और ना ही किसी और पुष्प के इसके ऊपर आ पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो परिस्थितियां हैं क्या है बेटा, इन परिस्थितियों, अगर किसी पादप के अंदर ये परिस्थिति पाई जा रही है, पादप के पुष्प के अंदर ये परिस्थिति पाई जा रही है, तो हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा स्वपरागण होगा। ठीक है बेटा, हमेशा क्या होगा, स्वपरागण होगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, तो अब इनको हम आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है अभी स्वपरागण के नुकसान और हानियां क्या होती हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण से लाभ क्या क्या होते हैं हमको, है हमको पता भी तो होना चाहिए कि स्वपरागण अच्छा है, उससे हानियां क्या क्या हो रही हैं, तो क्यों हमको स्वपरागण कराना चाहिए, तो ये बात सुनते हैं।
देखो स्वपरागण में क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात है, एक ही पौधा है, एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के ऊपर स्त्री के असर भी लगा है, यानी कि उसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो क्या होगा, आराम से उसके जो परागकण जब भी बनेंगे उसके अंदर परागकोश में, वो अपने आप गिर जाएंगे। अपने आप क्या होगा, अपने आप उस वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। यानी कि हमको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आए उस परागकणों को ले और उस पर गिराए है, हमको कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप जो उस पर पुष्प के परागकण बनेंगे वो अपने आप उसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो क्या होता है, ये जो परिस्थिति होती है हमारी स्वपरागण कैसी होती है, सरल होती है, ठीक है, यानी कि सिंपल होती है। यहाँ पर कोई भी हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, सरल परिस्थिति है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जैसे कि एक लिंगी पुष्प, जहाँ पर परागण हो रहा था, सजात पुष्प परागण हो रहा था, यानी कि एक पुष्प अलग है दूसरा पुष्प अलग है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह परागणों को भेजना है। पर परागण को आप इमेजिन कीजिए, पर परागण कहता है एक पौधा लगता है, एक पौधा लगता है, एक पौधे से परागण बन रहे थे, वो किसी दूसरे पौधे पर ले जाए जा रहे थे। तो ये ले जाने का काम कौन करेगा, कोई तो काम करेगा कि जो परागकण है वो कौन ले जाता है। आप लोगों ने देखा है पौधों पर तितलियां घूमती हैं, मधुमक्खियां घूमती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो तो अपने काम शहद के लिए घूमती हैं, तितलियां रस चूसने के लिए घूमती हैं वहां पर पौधों पर। तो जैसे वो जाती हैं तो उनके जो पैर होते हैं, पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे पौधे पर जाते हैं। तो वो मतलब कोई कारक की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हम जैसे कि एक जगह से कहीं जाते हैं दूसरी जगह, हम बस, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से परागण कराने के लिए भी क्या होता है, कोई कारक की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। पर जो स्वपरागण है इसमें किसी कारक की आवश्यकता नहीं। क्यों होती, क्योंकि जो उसी के ऊपर वर्तिकाग्र लगा है उसी के ऊपर क्या है हमारा परागकोश है, तो परागकण अपने आप नीचे गिर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, हमको किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं है, कारक की आवश्यकता नहीं, ठीक है बेटा। चौथा नंबर, तीसरा नंबर है। अब क्या है, देखो स्वपरागण में क्या होता है, अगर स्वपरागण हो रहा है तो सीधी सी बात हमको पता है, हमारे जो एक ही पुष्प है वहीं के पुष्पों के वर्तिकाग्र को, यानी परागकोश के अंदर जो भी परागकण बने उनको उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराना है। तो जो परागकण है वो हमको कम बनाने पड़ेंगे या ज्यादा बनाने पड़ेंगे, पता है, कम बनाने। ये देखिए सीधी सी बात, हवा चल रही है, यानी पर परागण क्या होता है, एक पेड़ ये, एक पेड़ दूसरा पेड़ ये, अगर जो वो परागकण हमको भेजने हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भेजने हैं, तो हमको क्या, या तो हवा की आवश्यकता होगी ताकि हवा चले तो यहाँ से परागकण निकल कर उस पौधे पर पहुंच जाए, या कोई कीट ईट आए तब वो पौधे पर पहुंच जाए। तो हमको बताओ कौन सी परिस्थिति में यहाँ स्वपरागण होगा, उस परिस्थिति में परागकण को कम बनाना पड़ेगा, या फिर यानी पर परागण होगा तो परागकणों को कम बनाना पड़ेगा, है। हमको स्वपरागण होगा तो परागकणों को कम बनाना पड़ेगा, कम बनाएंगे तो ऊर्जा को कम खत्म करेंगे, यानी कि हमारे अंदर यहाँ पर जो स्वपरागण वाली परिस्थिति है वहां पर क्या होगा, परागकणों की क्या होती है, बचत हो जाती है। परागकणों को ज्यादा नहीं बनाना होता, क्योंकि हमको सीधी सी पता है कि यहाँ के परागकणों को यहीं गिराना है, आराम से अपने आप गिर जाएंगे। पर जैसे कि पर परागण वाली कंडीशन है, वहां पर क्या होगा, हवा चली है तेज, हवा से क्या परागकण उड़ कर गए, तो क्या पता हवा इतनी तेज चली कि परागकणों को बहुत लंबे दूर तक उड़ा के ले चली, या हवा इतनी कम चली कि वहीं परागकण जमीन पर ही गिर गए, कीट मकोड़े आए उस पेड़ पर बैठे परागकण, चलो मानते हैं उनके पैरों पर लग गए, क्या पता वो उस पेड़ के ऊपर भी ना गए, दूसरे पेड़ के ऊपर चले गए, दूसरी जाति के ऊपर चले गए, दूसरी जाति के ऊपर जाएंगे तो परागण होगा नहीं, निषेचन होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या होता है, जो स्वपरागण होता है यहाँ पर क्या होता है, हमको परागण कम बनाने होते हैं, परागकण की बचत होती है, ठीक है बेटा। इस परिस्थिति में क्या होती है, परागकण की बचत होती है। अब देखो अगली बात क्या होती है, अब देखो अगर एक ही हमारे पास पौधा है, एक पौधा है जिसके पुष्प हैं, वो यानी कि जैसे मटर का पौधा है हमारे पास, बात करते हैं, मटर का बीज आते हैं, मटर की फली आते हैं, तो उसी पौधे के यानी उसमें स्वपरागण ही हो रहा है, यानी कि उसके अगर निषेचन होगा जो भी फल बनेगा, आपको पता है कि अंडा से फल में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, तो जब भी निषेचन होगा तो क्या होगा, जो भी फूल है, जो भी पादप है, जब भी उसका अंडा से फल में बदलेगा तो उसके फल के अंदर कोई भी हाइब्रिड मतलब कोई भी दूसरा लक्षण नहीं आएगा, वो लक्षण शुद्ध रहेगा, क्योंकि सेम उसी के परागकोश से उसी के परागकण गिर रहे हैं, उसी के परागकोश से उसी के परागकण गिर रहे हैं, क्या पर वर्तिका गिर उसी पौधे के ऊपर गिर रहे हैं, तो कोई भी नया लक्षण नहीं आएगा, ठीक है, कोई नया लक्षण नहीं आएगा, यानी कि शुद्ध वंशक्रम बनेगा, तो पौधा एकदम शुद्ध बनेगा, है। तो जो स्वपरागण की परिस्थिति यहाँ पर क्या होता है, पौधे में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, ठीक है, शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, यानी कोई नया लक्षण नहीं आता यहाँ पर, है, नया या कोई भी हानिकारक लक्षण नहीं आता।
हानिकारक लक्षण नहीं आता है, यानी जो लक्षण बने थे वो बने रहते हैं, सीधी सी बात है। अब इसके क्या पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे क्या स्वपरागण के लाभ हो गए बेटा, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, हानियां पढ़नी है। क्या स्वपरागण से कोई हानियां भी हैं? तो देखते हैं कि हानियां क्या क्या होती हैं। तो देखो हानियम क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सरल परिस्थिति बहुत बढ़िया है, यानी कि जो यानी कि कोई सिंपल प्रोसेस, अपने यहाँ परागकण वहां पे टूट कर आगे वाले पौधों पर गिर जाएंगे। तो देखो बेटा क्या है, अगर कोई भी नया परागकण नहीं आएगा, यानी इसी ऐसे एक मटर का पौधा है, बेसिकली आएगा मटर के पौधे के ऊपर मटर का परागकण आएगा तभी प्रोसेस होगी आगे जाके है। पर अगर किसी नए मटर का पौधा नहीं आएगा, जैसे बात करते हैं एक बार हमारे पास मटर का पौधा है, इसकी लंबाई बहुत कम है और उसके जो बीज है नॉर्मल बहुत छोटे रोल आते हैं, और एक नया मटर का पौधा है जिसकी लंबाई भी ज्यादा है, उसके बीज भी काफी बड़े आते हैं। तो कौन सा लक्षण अच्छा है, बड़े वाले, यानी कि बड़ा जो फल आ रहा है वो अच्छा है, छोटे फल वाला? इस वक्त बड़े फल वाला लक्षण ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, उसके फल अच्छे आ रहे हैं, टेस्ट अच्छा है, सीधी सी बात है। तो एक पौधा क्या है जो इसके अंदर अच्छे लक्षण है, एक पौधा जिसके अंदर बेकार लक्षण है। तो हम क्या चाहेंगे, हम अच्छी चीज चाहते हैं बेकार चीज चाहते हैं? हमको चाहिए ना कि अगर हम इस पौधे से अगर इसके परागकण हमको मिले, इस पौधे पर डालने, अच्छे वाले पौधे बेकार वाले पौधे पर डालने, इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगली परिस्थिति अच्छी आएगी है, अगली जो भी अगली प्रजाति आएगी वो अच्छी आएगी। पर क्या होता है, जो स्वपरागण होता है यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर केवल एक ही पुष्प के उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पत्ते आगे पर गिरते रहते हैं, तो क्या होता है, उस पौधे के अंदर कोई भी नया लक्षण नहीं आता, ठीक है। उस पौधे के अंदर क्या कोई भी नया लक्षण नहीं आता, यानी कि जो पौधा है विकास नहीं करेगा, उसके जो वास्तविकता में जो जैसा था वो वैसा बना रहेगा है। तो जो भी स्वपरागण के पादप होते हैं वो क्या होते हैं, विकास नहीं करते हैं, पादप विकास नहीं होता है इनके अंदर। क्या कह सकते हैं, पादप विकास की संभावना बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। पादप विकास की संभावना क्या है, बहुत कम होती है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है, यानी पौधा एक हमारे पास जो क्या बहुत कम फल आते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और एक पौधा इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा फल आते हैं। तो बहुत ज्यादा वाली चीज अच्छी है ना, बहुत ज्यादा वाली चीज अच्छी है, कम वाली चीज बेकार है। तो यहाँ पर क्या वो उसी पौधे के ऊपर गिरते जा रहे हैं, कोई नया लक्षण नहीं आएगा, पादप विकास नहीं करेगा, तो क्या उत्पादन क्षमता है वो हमेशा कम बनी रहती है यहाँ पर है। उत्पादन क्षमता क्या है, कम, ठीक है। और सीधी सी बात, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास पादप विकास नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है विकास नहीं करे, कोई भी नया लक्षण नहीं आया, नया लक्षण नहीं आया, उत्पादन क्षमता कम रही है। अगला क्या है हमारे पास, नया लक्षण नहीं आता, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, ये हो गए हमारे स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण से होने वाली हानियां हैं। हानियां बेसिकली ऐसी हैं कि पौधा सीधी बात है, अगर हम लोगों ने भी तो अपना इवोल्यूशन किया है, कहाँ हम पहले कपियों से हमारी उत्पत्ति हुई है, कहाँ हम पहले चारों पैरों से चलते थे, शरीर पर बहुत बाल होते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कुछ भी खा लेते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। हम लोगों ने अपना धीरे धीरे विकास किया है, हम लोगों ने धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू किया, खाना अच्छे से खाना शुरू किया, गुफाओं से फिर खेती की ओर बढ़े, यानी खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। और आज का मानव, यानी आज का जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियन, वो कैसा बहुत विकसित व्यक्ति है। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, मनुष्य है। तो हमने भी अपना विकास किया, हमारे अंदर नए नए लक्षण आते जा रहे हैं, और हम अपने आप को और ज्यादा कोशिश करते हैं डेवलपमेंट करने की, हमारा और ज्यादा इवोल्यूशन हो है, हमारा और ज्यादा विकास हो। पर अगर कोई भी है जो अपना विकास नहीं करेगा तो वो हमेशा पुरानी तरीके से बना रहता है, उसके अंदर कोई नया लक्षण नहीं आता, नया लक्षण नहीं आएगा तो उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जो स्वपरागण होता है उसके केवल यही हानियां होता है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमको पढ़ना है परागकण से होने वाले लाभ क्या है, परागकण की हानियां क्या है, और कौन सी परिस्थिति है कि जब परागकण होगा ही, क्या होता है सजात पुष्पीय परागण है। तो बेटा आज का टॉपिक हम इतना ही रखेंगे, आप लोग इसको रिवीजन करके आएंगे। कल हम पढ़ेंगे सजात पुष्पीय परागण क्या होता है, उसके लिए होने के लिए क्या परिस्थिति होती है, इसको हम पढ़ेंगे कल है। तो इस लेक्चर को सब लोग रिवीजन करके आएंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।